हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आपके लिए एक छोटा सा टारगेट रखा था कि आपको जो चैप्टर की वीडियो उस पर 50 लाइक कंप्लीट करवाने हैं। तो दोस्तों, आपने चैप्टर 2 की वीडियो पे भी जो 50 लाइक्स का टारगेट है वो कंप्लीट करवा दिया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और दोस्तों, इसी की खुशी में मैं आपके लिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो अरिहंत एग्जाम कार्ड या अन्य बुक से हो, तो जितने भी इस चैप्टर से ऑल क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है। और आज इसी वीडियो में दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन है, इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखते हो। तो इस बात की तो गारंटी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत ना हो और आपका एक भी अंक ना कटे। और दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपको अपना आंसर दे देना है और बाद में चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। और लास्ट में आपको दोस्तों कमेंट में स्कोर भी बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट का उत्पादन निम्न के उत्पादन में होता है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है यहाँ पे चीनी यानी शुगर, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑक्सीजन। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्कोहल। आपको पता है दोस्तों, ईस्ट का यूज किसे बनाने के लिए किया जाता है? अल्कोहल को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सोडियम बायोकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कौन सा एक क्या है एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है। तो दोस्तों, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है दोस्तों वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है। और ये मैंने दोस्तों आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था चैप्टर की वीडियो में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक होती है। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मलेरिया परजीवी का वाहक है, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन। ऑप्शन ए है दोस्तों फीमेल एनोफिलीज मच्छर यानी मॉस्किटो, ऑप्शन बी है दोस्तों कॉकरोच, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी और ऑप्शन डी है दोस्तों तितली। तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है। दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता होगा जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये क्या है दोस्तों मलेरिया का क्या है, एक वाहक है, कैरियर है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है यानी द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं दोस्तों, संचरणीय रोग हैं जो फैल जाते हैं, उनका सबसे मुख्य कारक क्या है, सबसे मुख्य जो कॉमन कैरियर वो कौन है? सबसे पहला दोस्तों ऑप्शन है एंट यानी चींटी, ऑप्शन बी है दोस्तों घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी है ड्रैगन मक्खी यानी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन डी है मकड़ी यानी स्पाइडर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। दोस्तों, आपको पता होगा जो मोस्ट कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिसीजेज का वो क्या है दोस्तों, घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ब्रेड और इडली डफ क्या है दोस्तों, राइजेस यानी फूल जाती है। तो किसके कारण फूल जाती है दोस्तों, इसका आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों हीट यानी उष्णता के कारण, ऑप्शन बी है ग्रिंडिंग यानी पीसने के कारण, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स यानी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, और ऑप्शन डी है दोस्तों माडने के कारण यानी नीडिंग के कारण। तो दोस्तों, आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया गया था कि ब्रेड और इडली क्यों फूल जाती है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण यानी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। और ये रहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जो कि पहले भी आ चुका है। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज डैश ने की,
द वैक्सीन फॉर द चिकन पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है। और दोस्तों इसमें आपके चैप्टर में दोस्तों 3-4 खोजें हैं, वो आपको याद करनी है, वो भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो छोटी माता के लिए वैक्सीन है जिसको चेचे का टीका भी कहते हैं दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और दोस्तों लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये भी दोस्तों आपने अभी अभी के अभी दोस्तों कमेंट में बताना है, और आगे भी ये आने वाले हैं तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इन तीनों ने किसकी खोज की थी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव डैश औषधियों से मर जाते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय डैश मेडिसिन। दोस्तों ये मैंने जो चैप्टर 1 से 8 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन करवाया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वहाँ पे दोस्तों मैंने इसका गलती से उत्तर क्या बता दिया था आपको? प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज बता दिया था। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? होस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी दवाइयों के द्वारा मर जाते हैं दोस्तों? वो दोस्तों एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजीवी, इसको प्रतिजैविक भी कहते हैं, इनके द्वारा वो मर जाते हैं। तो आपको ये सही कर लेना दोस्तों, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजीवी, इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अतिसार एवं मलेरिया यानी डायरिया एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय, किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है दोस्तों बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है फंगस यानी फफूंद, या फिर इसे दोस्तों कवक भी कहते हैं। तो दोस्तों अतिसार एवं मलेरिया दोस्तों इसे डाइसेंट्री भी कह देते हैं और डायरिया भी कह देते हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोन या फिर प्रोटोजोआ कहते हैं, इसके द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और प्राय विषमपोषी होते हैं। तो दोस्तों वो कौन से हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों आपको बतानी है? जो कि डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड आर ओवन हेटेरोट्रोफ्स, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एल्गे यानी शैवाल, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी फंगस यानी कवक। तो दोस्तों ऐसे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और विषमपोषी होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दोस्तों फफूंद, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? कवक या फिर फंगी या फंगस कहते हैं। और दोस्तों जो शैवाल होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? ये स्वपोषी होते हैं। इनमें क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा कवक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगस। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ब्रेड मोल्ड, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है पेनिसिलियम, चौथा है एस्परजिलस। इनमें से आपको बताना है कौन सा कवक नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी 3 तो है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा आपको बताना है। तो दोस्तों ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस ये तीनों क्या है दोस्तों? फंगी यानी कि कवक के, मतलब कवक के एग्जाम्पल है, कवक होते हैं। लेकिन जो स्पाइरोगाइरा है दोस्तों ये एल्गे है, ये कवक नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि कौन से ग्रुप के कौन कौन से उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो शुगर को अल्कोहल में, चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वो प्रोसेस कौन सी होती है? फर्मेंटेशन होती है, किण्वन होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी किण्वन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर नाइट्रोजन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कहाँ से? एयर से डायरेक्टली किसमें? मिट्टी में। ताकि इससे क्या होता है दोस्तों? जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो क्या है? बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन डी दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो जो अल्कोहल का उत्पादन होता है दोस्तों वो किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है आपको बताना है।
तो पहले ही दोस्तों ये चीज़ आ चुकी है, तो आपको पता होगा ईस्ट। ईस्ट की सहायता से दोस्तों किसका उत्पादन किया जाता है? ईस्ट की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। और अल्कोहल किससे बनता है? शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है दोस्तों। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और किसकी हेल्प से बनता है दोस्तों? ईस्ट की। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए डैश। तो किसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं? पहला है दोस्तों नग्न आंखों से। तो नग्न आंखों से तो दोस्तों हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। दूसरा है केवल आवर्धक लेंस से। दोस्तों आवर्धक लेंस से देखा जा सकता है, लेकिन केवल आवर्धक लेंस लिखा है, यानी सिर्फ इसी से देख सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी। तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, इनको सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा डैश के द्वारा होता है। कोलेरा इज कोज्ड बाय डैश। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, जीवाणु के द्वारा होता है। दोस्तों अगर आपने क्या काम करना है, ये विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इन सब से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपको याद होनी चाहिए। तो जो हैजा है दोस्तों वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन चारों में से कौन सा दोस्तों डिफरेंट है? आपको पता है दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो शुरू में ही आता है कि जो विषाणु होता है वो इन चारों से अलग होता है। क्योंकि विषाणु क्या करता है दोस्तों, जो होस्ट सेल है उन्हीं में क्या करता है दोस्तों, जनन करता है। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? यानी 4 रोग दिए हुए हैं दोस्तों, 4 डिसीजेज दी हुई है। तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट कोज्ड बाय वायरस। वायरस के द्वारा कौन सी नहीं होती है? खांसी जुकाम दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। पोलियो दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। लेकिन टाइफाइड है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो मोतीझारा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों प्रॉपर्टी से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वे सूक्ष्मतम जीव जो एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें पादप समान दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, वे कौन से हैं? द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग ए रिजिड सेल वॉल लाइक प्लांट सेल। जैसे दोस्तों प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसी प्रकार कौन सा इनमें चारों में से जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट के जैसे ही एक क्या होती है दोस्तों? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है और यूनिसेलुलर होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन से? बैक्टीरिया है। तो आपको याद कर लेना है, बैक्टीरिया में दोस्तों प्लांट्स की तरह ही एक क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर्पिलाकार जीवाणु स्पाइरल शेप, तो ये तो इजी है दोस्तों, स्पाइरल शेप कौन से होते हैं? स्पिरिलम होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये विब्रियो आ गए दोस्तों। विब्रियो है जो वो किस शेप के होते हैं आपको बताना है। तो वो कैसे होते हैं दोस्तों? कोमाकार होते हैं। विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? कोमाकार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। ये भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और प्राय विषमपोषी होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये दोस्तों दोबारा से क्या है, हमारा रिपीट हो चुका है। वो कौन से थे? फंगस थे। फंगी यानी कि फफूंद, ये कवक भी इनको हम कह देते हैं। तो आपको याद रखना है ये विषमपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब आ गया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नवोदय विद्यालय का फेवरेट, ये भी बहुत बार आ चुका है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ, शैवाल, और यहाँ पे विषाणु और फफूंद यानी फंगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोनों क्या है? प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, आपको याद होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि शैवाल, विषाणु, फफूंद, इन सब के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि कौन सा किससे बिलोंग करता है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोस्तों प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। ये है दोस्तों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। सरल पादप सदृश जीव जिनमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गन्स दैट लैक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। दोस्तों प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें ना तो जड़ होती, ना तना, ना पत्तियां, ये नहीं होती, लेकिन प्लांट जैसे होते हैं। तो आपको बताना है वो कौन से हैं।
प्रोटोजोआ है, एल्गे है, विषाणु है या फंगी है। तो दोस्तों वो कौन से हमारे शैवाल हैं। शैवाल दोस्तों प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन इनमें दोस्तों जड़ नहीं होती, तना यानी कि स्टेम नहीं होती, लीव्स यानी पत्तियां नहीं होती। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। ऐसे जीव जिनका क्रिस्टल के रूप में भंडारण किया जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी स्टोर एट क्रिस्टल के रूप में इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिनको हम क्रिस्टल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले आपके एग्जाम में आ चुका है, शायद 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, रेगिस्तान में भी, दलदली में भी, गर्म झरनों में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, यानी सभी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसमें नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है। विच डू नॉट हैव ए रेगुलर सेल स्ट्रक्चर। तो ये भी शायद दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू नॉट हैव ए रेगुलर सेल स्ट्रक्चर, किसमें एक दोस्तों नियमित कोशिका संरचना है उसका अभाव होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर दोस्तों एल्गे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। इसमें नियमित कोशिका संरचना यानी कि रेगुलर सेल स्ट्रक्चर है उसका अभाव होता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से नोट कर लेना। दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। कर्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियम। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो दही बनती है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको याद रख लेना दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों बैसिलस भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कॉटेज पनीर, कॉटेज चीज इज प्रिपेयरिंग बाय यूजिंग। तो किसका यूज करके दोस्तों कॉटेज पनीर है जो इसको बनाया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, सैक्रोमाइसिस और पेनिसिलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसका यूज करके कॉटेज पनीर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोज वाला। ये भी आपने याद कर लेना है। मैंने आपको बताया इन चारों की जो खोजें आपको याद होनी चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। तो आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, ये तो अभी पढ़ा है। लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। मानव में इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। तो अभी अभी पढ़ा था दोस्तों, वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, पोलियो होता है। तो वायरस के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वैक्सीन्स में होते हैं। वैक्सीन में क्या होते हैं दोस्तों, वैक्सीन्स कंटेन्स। पहला है लिविंग माइक्रोब, सजीव सूक्ष्म जीव, या फिर मृत सूक्ष्म जीव, या फिर दुर्बल सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों जो वैक्सीन्स होती हैं उनमें डेड और वीक माइक्रोब्स होते हैं, मृत और दुर्बल सूक्ष्म जीव होते हैं। तो बी एंड सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। वैक्सीन किन्हें उत्पन्न करके रोधकता प्रदान करती हैं। वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग। तो वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करती हैं, जिससे इम्यूनिटी मतलब वो प्रोवाइड करती हैं, यानी कि प्रतिरोधकता प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों एंटीजन, एंटीबॉडी, जर्म्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो वैक्सीन है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की। वह जीवाणु जो मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। द माइक्रोब दैट इंक्रीजेज सोइल फर्टिलिटी। तो सोइल फर्टिलिटी कौन बढ़ाता है दोस्तों, ऑप्शन ए है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, और ऑप्शन डी है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको पता है दोस्तों, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है दोस्तों, जो सोइल फर्टिलिटी है उसमें हेल्प करता है उसको बढ़ाने में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। दलहनी पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला जीवाणु। द बैक्टीरियम फाउंड इन रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज डैश। ऑप्शन है एनाबिना, ऑप्शन बी नोस्टोक, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी है दोस्तों राइजोबियम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो राइजोबियम है
ये क्या है दोस्तों, जो दलहनी पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले नीले हरित शैवाल हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो कौन से होते हैं? एजोटोबैक्टर है, या नोस्टोक है, या एनाबीना है, या बी और सी दोनों, यानी नोस्टोक और एनाबीना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जो, वो कौन से हैं? नोस्टोक, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो, वो नोस्टोक और एनाबीना है। तो ऑप्शन डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी। ये तो दोस्तों क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसमें ये दोनों आते हैं। तो आपका बी एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। तो ये बीमारी से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी, टाइफाइड बैक्टीरिया, और एक टीबी होता है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं 38। निम्न में से कौन से एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिसीज है, या आप ऐसे कह सकते हो वायरस के द्वारा होती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहले भी हम बता चुके हैं, पोलियो। पोलियो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड और टीबी ये दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। हैजा एक संक्रामक पाचन तंत्र से संबंधित रोग है जिसमें रोगी को दस्त व उल्टी आती है। यह रोग किसके कारण होता है? तो जो कोलेरा है, हैजा, वो दोस्तों क्या है, एक संक्रामक इन्फेक्टियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट को क्या है दोस्तों, लूज मोशंस और वोमिटिंग हो जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों, हैजा यानी कि कोलेरा ये होता है। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। मवेशियों में खुर एवं मुंह पका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों, सिर्फ ह्यूमन वाले नहीं पढ़ने, जो एनिमल्स के डिसीजेज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा होती है। तो फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय, फुट एंड माउथ डिसीज किसके द्वारा होती है दोस्तों? विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर फंगस यानी फफूंद। आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन ए, ये किसके द्वारा होती है दोस्तों? वायरस यानी विषाणु के द्वारा होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। नींबू कैंकर प्लांट डिसीज है। नींबू कैंकर ये किसके द्वारा होता है? आपको ये बताना है, जीवाणु, फफूंद, विषाणु, या फिर प्रोटोजोआ। तो दोस्तों जो नींबू कैंकर है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, खाद्य विषाक्तन किसके कारण होता है? साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, एस्परजिलस, ये सभी के द्वारा। तो जो फूड पॉइजनिंग है दोस्तों इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साल्मोना, क्लोस्ट्रीडियम और एस्परजिलस इन तीनों के द्वारा क्या है दोस्तों, फूड पॉइजनिंग है जो वो होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। भोजन का संदूषण एक डैश है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जो भोजन दोस्तों संदूषित होता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो वो कैसा चेंज है? फिजिकल है, केमिकल है, या दोनों है? ये दोनों में से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भोजन का संदूषण है वो क्या है? केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से स्टडी की है या नहीं। सामान्य खाद्य परिरक्षक कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाइसल्फेट है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, या ए एंड बी दोनों, यानी सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फेट है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये दोनों क्या है दोस्तों, एक कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है। ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाश्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, पाश्चरीकरण की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसको ना भी पता होगा वो भी क्या है, तुक्का मार के सही कर देगा कि लुईस पाश्चर है जो, इसके द्वारा किसकी खोज की गई थी? पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चरीकरण की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। फूड प्रिजर्वेटिव वाले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जैम का परिरक्षण किया जाता है, जैम्स आर प्रिजर्व्ड बाय। तो जैम का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? साल्ट के द्वारा, शुगर के द्वारा, पाश्चरीकरण द्वारा, या फिर रेडिएशन विकिरण द्वारा? तो जैम का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? चीनी के द्वारा, शुगर के द्वारा किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके द्वारा प्रिजर्व की जाती है। तो चीनी के द्वारा जैम का परिरक्षण किया जाता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। मेवों का संदूषण से परिरक्षण किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स आर प्रिवेंटेड बाय स्पॉइलिंग थ्रू। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको किस प्रकार बचाते हैं खराब होने से, स्पॉइल होने से, संदूषित होने से? ये पहला है दोस्तों स्टोरेज एंड पैकिंग के द्वारा, पाश्चरीकरण के द्वारा, तेल के द्वारा या फिर नमक के द्वारा। तो ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों, आपको पता है उनको पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो भंडारण एवं पैकिंग यानी कि स्टोरेज एंड पैकिंग के द्वारा उनको खराब होने से बचाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, सामान्य नमक का प्रयोग इनके या इसके परिरक्षण हेतु किया जाता है। कॉमन साल्ट है दोस्तों, उसका यूज किसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है? पहला है दोस्तों मीट, दूसरा है फिश, तीसरा है इमली, टैमरिंड और चौथा है दोस्तों ये सभी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो सामान्य नमक है, कॉमन साल्ट जो घरों में यूज होता है, उसका इन तीनों को प्रिजर्व करने के लिए, इन तीनों का परिरक्षण करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सिरका, सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ। सिरका दोस्तों किसके परिरक्षण में यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है दोस्तों जैम, दूसरा है जेली, तीसरा है अचार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विनेगर का यूज किसके लिए किया जाता है? अचार को संदूषित होने से बचाने के लिए। किसको प्रिजर्व करता है दोस्तों? अचार को। कौन? विनेगर यानी सिरका। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। पाश्चरीकरण किया जाता है, पाश्चराइजेशन इज डन एट। तो कौन से तापमान पे दोस्तों पाश्चरीकरण होता है? 100 डिग्री पे, 30 पे, 70 पे या फिर 45 पे? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा 70 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों क्या पाश्चरीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों ये रहा आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किण्वन की खोज किसने की? जो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में गलत लिखा गया है, किण्वन की खोज, फर्मेंटेशन किसके द्वारा ये इसकी खोज की गई? तो फर्मेंटेशन की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? लुईस पाश्चर के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी दोस्तों, पहली जो प्रतिजैविक थी वो कौन सी थी? तो पेनिसिलिन थी दोस्तों, जिसकी खोज किसने की थी अभी आपको बताया था, कमेंट में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सी एक प्रतिजैविक है? तो कौन सी दोस्तों प्रतिजैविक है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो सोडियम बेंजोएट, ये तो क्या है दोस्तों एक प्रिजर्वेटिव है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों है हमारी यहाँ पे एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो 4 दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा प्रोटोजोआ आपको बताना है। अमीबा, एस्परजिलस, स्पाइरोगायरा और पेनिसिलियम। तो अमीबा है दोस्तों वो क्या है हमारा प्रोटोजोआ होता है। और जो स्पाइरोगायरा है अभी आपको बताया था, ये दोस्तों शैवाल यानी कि आप इसको एल्गे ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो ये हमारा एस्परजिलस और पेनिसिलियम है दोस्तों, ये क्या होते हैं? हमारे कवक होते हैं, फंगी होते हैं। तो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 55, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग के समूह को चुनिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी जो लास्ट ईयर है शायद उसमें ये आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं आपके। पहले सिंगल आते थे, अब डबल डबल करके आते, थोड़ा हाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है अब क्या है दोस्तों, बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं जो इसमें सही है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों टीबी है ना, एक तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, और एक टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होते हैं, बी यानी बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षय रोग और टाइफाइड। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। वायरस से फैलने वाला कौन सा रोग है? एड्स दोस्तों वायरस से होता है, और ये क्या है? चिकन पॉक्स, ये भी दोस्तों वायरस से होता है। मीजल्स, खसरा भी वायरस से होता है। तो ये सभी भी वायरस से ही होंगे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। ये दोस्तों पहले बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन। खमीर से क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। तो खमीर है दोस्तों, ये इससे क्या प्राप्त होता है? इससे राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन दोस्तों इससे क्या है प्राप्त होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, झील का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लेक इज ड्यू टू विच? दोस्तों ग्रीन कलर किसके कारण होता है? वो होता है दोस्तों एल्गे के कारण। एल्गे काई आ जाती है दोस्तों झीलों में, जो पानी इकट्ठा होता है तो वो एल्गे होता है दोस्तों शैवाल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, टाइफाइड रोग है जो वो शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? तो आपको बताना है दोस्तों, ये भी बहुत पहले क्वेश्चन आए थे दोस्तों, अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो टाइफाइड में कौन सा जो शरीर का अंग है दोस्तों वो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है? पहला है हार्ट, दूसरा है थ्रोट, तीसरा है आहार नाल एलिमेंट्री कैनल, और चौथा है दोस्तों फेफड़े यानी कि लंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल। ये दोस्तों टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। खूनी पेचिश किस हानिकारक जीव के कारण होती है? द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कोजेज ब्लडी डायसेंट्री। तो खूनी पेचिश ब्लडी डायसेंट्री किस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? ऑप्शन ए है दोस्तों एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है वायरस, और ऑप्शन डी है दोस्तों फंगी। तो दोस्तों जो खूनी पेचिश है वो एंटोमीबा के कारण होती है, ये एक हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है, तो एंटोमीबा के कारण ये होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी बीमारी, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, कौन सी बीमारी दोस्तों मच्छर के काटने से नहीं होती? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो? डेंगू का बुखार दोस्तों ये क्या है, मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया भी दोस्तों किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। फाइलेरिसिस ये भी दोस्तों मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन सोने की बीमारी दोस्तों ये मच्छर के द्वारा नहीं होती। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है लीवर यकृत, ऑप्शन बी है स्टमक यानी आमाशय, ऑप्शन सी फेफड़े लंग्स, ऑप्शन डी वृक्क यानी किडनी। तो दोस्तों जो हमारा मतलब ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? फेफड़े यानी कि लंग्स को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है? मीजल्स यानी ये डिसीज है दोस्तों किसके द्वारा होती है? जीवाणु से, वायरस से, परजीवी से, या फिर हेलमिंथिस से? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो खसरा है वो किसके द्वारा होता है? वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की, सर्पिलाकार जीवाणु कहलाते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। दोस्तों जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पिरिलम कहते हैं। ये भी पहले रिपीट हो चुका है दोस्तों, पहले भी करवाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो ग्लेशियर से लेकर रेगिस्तान या फिर गर्म झरनों में पाया जाता है। नेम है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है विच फाउंड इन ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। ऑप्शन ए है एल्गे, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्लेशियर से लेके रेगिस्तान और गर्म झरनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, नेम द मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन कॉलोनीज। तो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय और हेट्रोट्रोपिक यानी विषमपोषी सूक्ष्म जीव कौन सा है जो कि कॉलोनीज उनमें पाया जाता है, उपनिवेशों में? तो दोस्तों ऑप्शन ए है एल्गे, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन सी फंगी यानी कवक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फंगी यानी कि कवक, जो कि मल्टी सेलुलर है और हेट्रोट्रोपिक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव, जल में पाए जाने वाले, कहाँ पे दोस्तों? जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव का नाम बताएं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? वाटर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्रोटोजोआ है। और दोस्तों प्रोटोजोआ हमारे किस में पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। और तभी दोस्तों जो आपने देखा होगा मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में बैठते हैं, तो वो प्रोटोजोआ उनके पैरों पे चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं, या फिर जो मच्छर हैं
वो प्रोटोजोआ का दोस्तों कहाँ पे, जैसे खाने में बैठते तो वहाँ पे, या फिर वो क्या करते हैं हमारे शरीर में इनको इंजेक्ट कर देते हैं जिससे हमें बीमारियाँ होती हैं। तो प्रोटोजोआ दोस्तों क्या है, पानी में पाए जाते हैं और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय स्वपोषी, एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी, और कैसे होते हैं दोस्तों, ऑटोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए एल्गे, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगी। तो दोस्तों ये अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो आपको पता होगा जो शैवाल है यानी कि एल्गे हैं, वो क्या स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। और जो समुद्र में दोस्तों अभी आपने पढ़ा था जो काई आती है, हरा रंग होता है, वो भी इन्हीं के कारण होता है। ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, ये लिखें जिन्हें प्रजनन करने और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो शुरू में ही बताया था दोस्तों कि कौन सा ग्रुप बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, वो है दोस्तों वायरस। वायरस बाकी सबसे अलग होता है क्योंकि ये क्या करते हैं दोस्तों, ये मतलब कि जो होस्ट सेल है उसमें रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें जनन करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, लैक्टोबैसिलस किसका उदाहरण है? तो लैक्टोबैसिलस क्या था दोस्तों, एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। पेनिसिलियम और एस्परजिलस क्या है दोस्तों, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो अभी आपको बताया था ये दोस्तों फंगी से बिलोंग करते हैं, कवक से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, ये किसके एग्जाम्पल है? स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? ये भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एल्गे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, शैवाल से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, क्षय रोग, टाइफाइड और हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और कोलेरा ये किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? तो टीबी आपने पढ़ लिया, किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? जीवाणु के द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की, मलेरिया और नींद की बीमारी, सोने की बीमारी किसके कारण होते हैं? मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस ये किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगी। तो किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा दोस्तों मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस होती है। आपको मलेरिया तो पता ही है दोस्तों किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहीं से आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, अगर आपको स्लीपिंग सिकनेस नहीं पता है, लेकिन अब आपको पता चल गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रोगाणुओं को दूर करने के लिए दूध को हल्के ताप से उपचारित किया जाता है। नेम द प्रोसेस इन विच मिल्क ट्रीटेड विद मिल्ड हीट टू रिमूव पैथोजेंस। तो दोस्तों दूध को गर्म किया जाता है एक हल्के ताप पर, तो वो कौन सी विधि है जिसमें फिर उसको ठंडा भी कर देते हैं? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों वो कौन सी है, पाश्चराइजेशन है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं दोस्तों? 70 डिग्री सेल्सियस पे, भी अभी आपने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। नेम द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इन अर्थ एटमोसफेयर कन्वर्ट इनटू अमोनिया। जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में। तो वो कौन सी प्रोसेस है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है पाश्चराइजेशन, ऑप्शन बी है एसिमिलेशन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ऑप्शन डी है दोस्तों नाइट्रोजन चक्कर यानी नाइट्रोजन साइकिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसने माइक्रोबियल वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादों को जोड़ा। नेम द सब्सटेंस दैट एडेड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। ऑप्शन ए है दोस्तों डाइजोट्रोफ, ऑप्शन बी है रोगजनक पैथोजेंस, ऑप्शन सी पाश्चरीकरण, ऑप्शन डी प्रिजर्वेटिव्स। तो दोस्तों जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो क्या है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में क्या है जोड़े जाते हैं, मतलब ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा हिंदी में थोड़ा क्या है मतलब अलग सा लिखा है, तो इनको ऐड किया जाता है किससे? जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताएं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। तो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो कौन सा है इनमें से। देखो आपको पता है परिरक्षक तो नहीं है, आपको पता है यहाँ पे क्या है दोस्तों, परिरक्षक यहाँ पे थोड़ा हाँ मिस्टेक लगती है दोस्तों। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो परिरक्षक तो दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, पोषरीकरण नहीं होगा, पैथोजेंस नहीं होगा। तो आई थिंक दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डाइजोट्रोफ होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा हाँ दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन है, फिर भी दोस्तों अगर जो कन्फ्यूजन है मैं कमेंट में कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों डाइजोट्रोफ यहाँ पे होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट दोस्तों इस रोग को किसके कारण होता है आपको बताना है। रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय डैश। ऑप्शन ए है एलके, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है दोस्तों फंगी। तो इन चारों में से किसकी वजह से गेहूं की रस्ट जो रोग है वो होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, फंगी। फंगी के कारण दोस्तों क्या है, जो गेहूं की रस्ट है ये रोग होता है। तो आपको याद रखना है, यानी कवक भी इसको हम कह देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। भिंडी की पीत ये किसके कारण होता है दोस्तों, येलोइंग ऑफ ओकरा कह देते हैं इसको। तो ये किसके कारण होता है, एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगी। तो दोस्तों ये जो है हमारा किसकी वजह से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि वायरस की वजह से। तो आपको याद रखना है दोस्तों विषाणु की वजह से कौन सा रोग होता है, भिंडी की पीत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। एक ये भी दोस्तों क्या है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने दोस्तों 1876 में किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए है दोस्तों स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों चेचक के टीके की। ऑप्शन बी है दोस्तों पेनिसिलिन से, फफूंद से पेनिसिलिन की। ऑप्शन सी है दोस्तों एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की, और ऑप्शन डी है दोस्तों एंथ्रेसिस नामक यहाँ पे विषाणु की। तो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा मुझे लगता है ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की। जो एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है दोस्तों इसकी खोज की थी किसने, रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे थोड़ा हाँ एंथ्रेसिस नामक विषाणु भी लिखा हुआ है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एंथ्रेसिस नामक जो बैक्टीरियम था दोस्तों इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में, आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। कई बार दोस्तों ऑप्शन में क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने अपना जो आंसर है वो चुनना है अच्छे से। रेफ्रिजरेटर्स प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बिकॉज, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा बदल गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं। इसके पहला ऑप्शन है दोस्तों बैक्टीरिया एंड फंगी आर इनएक्टिव एट इट्स लो टेम्परेचर, यानी जो जीवाणु और फफूंद हैं वो न्यून तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, यानी कि जर्म्स है जो लो टेम्परेचर में मर जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है, जर्म्स फ्रीज एट लो टेम्परेचर, यानी रोगाणु है दोस्तों कम टेम्परेचर पे क्या है जम जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है, यानी इट स्टेलाइजेज द फूड। तो इसने कहा दोस्तों जो खाद्य पदार्थ हैं उनको फ्रिज में रखा जाता है, और फ्रिज है दोस्तों उनको खराब होने से बचाता है। इसका क्या कारण है, तो दोस्तों फ्रिज में क्या है जो टेम्परेचर कम होता है, और कम टेम्परेचर पे जो जीवाणु हैं बैक्टीरिया यानी कि और फफूंदी यानी कि जो फंगी है वो इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंगी आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, यानी न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद कवक क्या है निष्क्रिय होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये लास्ट ईयर आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, ये भी दोस्तों लास्ट ईयर आया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों तो लेवल है जो थोड़ा सा वो क्या है चेंज हो चुका है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आपने आंसर देना है। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है, विच इज द रोंग, विच वन इज द रोंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण अतिसार और मलेरिया होते हैं, प्रोटोजोआ कोजेज डायसेंट्री एंड मलेरिया। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद है दोस्तों ईस्ट चीनी आटा, ईस्ट व गर्म पानी के मिश्रण आयतन को घटाता है, यानी कि ईस्ट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ईस्ट शुगर फ्लोर एंड विषाणु। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है डिक्रीजेज लिखा हुआ है, यानी कि मिश्रण क्या आयतन को क्या करता है घटाता है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ईस्ट से तो आपने पता है दोस्तों जो इडली है वो भी फूल जाती है। तो ईस्ट से क्या है दोस्तों आयतन कम नहीं होता, वो आयतन ज़्यादा होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों, ऑप्शन बी। और विषाणु के कारण वायरस से क्या होता है दोस्तों जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, छोटी मादा, तो ये बिल्कुल सही है।
और जीवाणु के कारण बैक्टीरिया से टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस टीबी ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी ही दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, खाद्य का परिरक्षण नहीं किया जा सकता। ये भी दोस्तों लास्ट ईयर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड बाय, खाद्य को दोस्तों कैसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, यानी कि कौन सी विधि इसमें गलत है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहला दोस्तों, कमरे के तापमान पर प्लेट से ढकने से। तो कमरे के कीपिंग फूड कवर्ड विद प्लेट एट रूम टेम्परेचर, तो यही दोस्तों क्या है हमारा गलत है, इससे हम फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, बाय बॉइलिंग एंड देन सडनली कूलिंग टू ए वेरी लो टेम्परेचर एंड देन सीलिंग द कंटेंट, तो ये सही है दोस्तों, पहले उबालो फिर इसको ठंडा करो, तो ये बिल्कुल सही है, पाश्चराइजेशन। उसके बाद वायु रोधी पैकेटों में पैक करके, यानी स्टोर करके पैकिंग करके, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों नमक चीनी सिरका आदि से, इससे भी दोस्तों हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर हम क्या है दोस्तों प्रिजर्व नहीं कर सकते, इससे खराब हो जाता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, और आज का दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 85 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए थे। डेंगू डैश डेंगू के वायरस तथा डैश मलेरिया परजीवी का वाहक है। डैश एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस एंड डैश एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ मलेरिया। तो आपको बताना है डेंगू का कैरियर कौन है और मलेरिया का कैरियर कौन है। पहले वाला दोस्तों यहाँ पे आएगा, दूसरे वाला यहाँ पे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, घरेलू मक्खी और मादा एडिस मच्छर, या फिर मादा एनाफ्लीज मच्छर आएगा पहले पे और दूसरे पे फीमेल एडिस मस्कीटो, या मादा एडिस पहले पे फीमेल एनोफ्लीज बाद में, या फिर फीमेल एनोफ्लिस पहले और घरेलू मक्खी बाद में। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, तो आपको इन चारों में से कौन सा आंसर सही है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं चेक करूंगा दोस्तों कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, साथ ही आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपके दोस्तों 85 में से दोस्तों कितने जो क्वेश्चन है वो सही है, कितना आपका स्कोर बना, तो ये भी आपको कमेंट में बताना है 85 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं वो इसी वीडियो से आएंगे जो मैंने करवाए हैं। थोड़ा है लैंग्वेज हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।